हाय, वेलकम बैक। एक और बढ़िया सा टॉपिक है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइन ब्रॉडनिंग। देखो, टेक्निकली तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास एक एक्साइटेड स्टेट है E2 और हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट है E1, तो जब एटम एक्साइटेड स्टेट में है और वो यहाँ से नीचे जंप करते हैं तो एक ही फ्रिक्वेंसी के सारे फोटोन निकलने चाहिए। मतलब एच क्रॉस ओमेगा के सारे फोटोन निकलेंगे, क्योंकि एच क्रॉस ओमेगा जो होता है वो E2 माइनस E1 पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो लेज़र निकलनी चाहिए वो एक परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। लेज़र शुड बी परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक। क्यों हम ऐसा दावा करने की सोच रहे हैं? क्योंकि सिर्फ दो ही एनर्जी लेवल तो इन्वॉल्व हैं जिनके बीच में हमारा एक तरह से कह सकते हो कि ट्रांजिशन हो रहा है, लेज़र वाला स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है उसके बीच में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देखते क्या है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो किसी एक फ्रिक्वेंसी की नहीं होती, बल्कि एक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज में होते हैं। इसी चीज़ को हम लाइन ब्रॉडनिंग कहते हैं। तो लाइन ब्रॉडनिंग कहने का मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक पर्टिकुलर, अगर फ्रिक्वेंसी के स्पेक्ट्रम पर देखें तो हम एक पर्टिकुलर ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी के ही सारा रेडिएशन देख रहे थे, पर ऐसा नहीं होता है। वो जो रेडिएशन होता है वो एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसके कई कारण हैं। इसके कई कारण हैं और उन कारणों को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास लाइन ब्रॉडनिंग की एक पूरी कैटेगरी आ जाती है कि वाई लाइन ब्रॉडनिंग टेक्स प्लेस, अगर वो कितने तरीके से हो सकती है। तो फिर हम वहाँ बांटते हैं कि अच्छा देखो, ऐसा है कि ये जो लाइन ब्रॉडनिंग हो रही है ये एटमों की वजह से हो रही है, क्योंकि एटम जो गेन मीडियम के एटम हैं उनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल प्रिसाइज नहीं होती, उसमें भी सर्टेन ब्रॉडनिंग होती है। क्योंकि एनर्जी लेवल में सर्टेन ब्रॉडनिंग होती है तो इसलिए जब उन महीन से एनर्जी स्तरों के डिफरेंस से जब एटम जंप करते हैं तो उनमें भी अंतर आ जाता है। कुल मिला के आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, आप ये समझ लो कि एटमों की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये ब्रॉडनिंग का इशू आ जाता है। तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो चलो मान लेते हैं गेन मीडियम के जो एटम हैं वो कुछ ऐसी कारस्तानियाँ होती हैं उनके साथ जिसकी वजह से ब्रॉडनिंग होती है। तो सभी एटमों की एक जैसी होती होगी? हाँ, बिल्कुल होती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एटम ब्रॉडनिंग करे कम, कुछ एटम करे ब्रॉडनिंग ज़्यादा? तो अगर आप ये सोचना शुरू कर देते हो तो इस तरह से दो क्लासिफिकेशन यहाँ पर हैं। तो जो लाइन ब्रॉडनिंग होती है उसके दो दो ग्रुप होते हैं। एक होती है होमोजीनियस टाइप की लाइन ब्रॉडनिंग, एक होती है इनहोमोजीनियस टाइप की लाइन ब्रॉडनिंग। अगर आप अपना सिलेबस देखें, लखनऊ यूनिवर्सिटी खासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो आप अपना सिलेबस देखें तो आपके पास सिलेबस में 3 तरह की ब्रॉडनिंग लिखी है। एक होती है नेचुरल ब्रॉडनिंग, एक होती है कोलिजनल ब्रॉडनिंग और एक तीसरी है डॉपलर ब्रॉडनिंग। तो जो नेचुरल ब्रॉडनिंग और कोलिजनल ब्रॉडनिंग है ये होमोजीनियस कैटेगरी में आते हैं, और जो डॉपलर ब्रॉडनिंग है वो इनहोमोजीनियस कैटेगरी में आपके पास आता है। तो इस तरह से लाइन ब्रॉडनिंग की बात करें तो लाइन ब्रॉडनिंग बेसिकली दो तरह से होते हैं और उनके अंदर भी दो प्रकार है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो चलिए जरा सा हम इसके बारे में लिख देते हैं, कुछ बोल देते हैं, सो दैट कि आपको लिखने भर का कुछ मिल जाए। तो लेजर सिस्टम क्या होता है? इन लेजर सिस्टम ऐसे हम लिख सकते हैं कि इन लेजर सिस्टम द एक्शन, कौन सा एक्शन? लेजर एक्शन। इन लेजर सिस्टम द एक्शन इज ड्यू टू collection of laser action is due to the collection of atoms. In these atoms the transition is observed between ground and एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स। ठीक है ना? लेजर सिस्टम में क्या होता है? एक्शन होता है। इन लेजर सिस्टम द लेजर एक्शन कह सकते हैं। इन लेजर सिस्टम द लेजर एक्शन इज ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ एटम्स। इन दीज एटम्स द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, बट द रेडिएशन कमिंग आउट coming out
is not perfect monochromatic, is not perfect monochromatic, वो बिल्कुल परफेक्ट मोनोक्रोमैटिक नहीं होता है. देयर इज़ अ वेरिएशन, बल्कि देयर इज़ अ वेरिएशन इन द frequencies, there is a variation in the frequencies. अब यहाँ पर इसी चीज को हम वेरिएशन कहते हैं. this variation is called line broadening. This variation is called line BROAD. This variation is called line broadening. और ये जो लाइन ब्रॉडनिंग है इसको हम किसके टर्म में डिफाइन करते हैं? दिस फैक्टर इज एक्सप्लेन्ड in terms of line shape function g omega. This is explained in terms of line shape function g omega. तो जो वेरिएशन होता है इसको लाइन ब्रॉडनिंग कहते हैं, और ये जो फैक्टर होता है इसको हम लाइन शेप फंक्शन यानी जी ओमेगा से डिफाइन करते हैं. तो जी ओमेगा किस पे जुड़ा होता है? वो पॉपुलेशन इन्वर्जन पे जुड़ा होता है, जैसे कि पीछे हम लोग देखा भी n1 माइनस n2 पे जुड़ा होता है. और साथ ही साथ एक ऑसिलेटिंग मोड होते हैं उन पे भी जुड़ा होता है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, द जी ओमेगा यानी कि जो लाइन शेप फंक्शन है इज एसोसिएटेड विथ threshold population inversion. मतलब कितना पॉपुलेशन इन्वर्जन कम से कम होना चाहिए लेजर को शुरू करने के लिए. एंड नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग मोड्स. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस टर्म, बस इसको एज अ टेक्निकल टर्म आप यहाँ पर नोट करके समझ लीजिए. सो अगर चूंकि ये थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, ऑसिलेटिंग मोड पे भी डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है अगर आप लाइन ब्रॉडनिंग प्रोसेस के थ्रू जी ओमेगा की स्टडी कर लेते हैं तो आप थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन ऑसिलेटिंग मोड के बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे. सो दिस लाइन ब्रॉडनिंग स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द स्टडी ऑफ लाइन ब्रॉडनिंग, हम इसको एल भी कह देते हैं, लाइन ब्रॉडनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सेट कर लिया अपने बात कि वाई वी नीड टू स्टडी द लाइट ब्रॉडनिंग टर्म. क्यों हम इसको समझना चाहते हैं? बिकॉज बाई स्टडिंग दिस टर्म हम पॉपुलेशन इन्वर्जन, ऑसिलेटिंग मोड प्रोसेसेस, ऑसिलेटिंग मोड एक्सिस्टेंस, उनकी स्टेबिलिटी, इन सब के बारे में जानकारी हासिल कर ले जाएंगे. तो अब अगर हम इसको बांटना चाहें तो आपके पास जो है जो लाइन ब्रॉडनिंग है, लाइन ब्रॉडनिंग को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं. लाइन ब्रॉडनिंग प्रोसेस के दो हिस्से हैं. जैसे एक कहलाता है इनहोमोजीनियस, मतलब इनहोमोजीनियस प्रोसेस होते हैं, इनहोमोजीनियस प्रोसेसेस की वजह से होता है. और दूसरा लाइन ब्रॉडनिंग जो है वो होमोजीनियस प्रोसेसेस के थ्रू होता है. इनहोमोजीनियस और होमोजीनियस प्रोसेस के. इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो होमोजीनियस में आपके पास नेचुरल ब्रॉडनिंग आपके पास है इसमें. दूसरा कोलिजनल ब्रॉडनिंग यहाँ पर है. और इनहोमोजीनियस में आपके पास डॉपलर ब्रॉडनिंग.
ठीक है। ये तीनों आपके सिलेबस का हिस्सा है, नेचुरल ब्रॉडनिंग, क्लोजनल ब्रॉडनिंग, डॉपलर ब्रॉडनिंग, ये सब आपके पास है हिस्सा। अब एक सवाल आता है कि भाई अभी नेचुरल क्यों कहते हैं, कोलिजनल क्यों कहते हैं, डॉपलर क्यों कहते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे ही। सबसे पहले तो हम ये कह दें कि होमोजीनियस का क्या मतलब है और इन होमोजीनियस का क्या मतलब है। होमोजीनियस का समान रूप से मतलब क्या होता है, एक जैसा, एक ही जैसा, हर तरफ एक समान, आइडेंटिकल, ऐसा कर। इन होमोजीनियस का मतलब होता है नॉट आइडेंटिकल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सोल्यूशन फॉर डिफरेंट सिचुएशन, ऐसा कुछ इन होमोजिनिटी का होता है। और बहुत अच्छा इसका सिंपल सा आइडिया भी इनके नाम की तरह से। देखो ऐसा होता है कि आपका रेडिएशन सिस्टम में गया, मीडियम में गया रेडिएशन, और लेजर एक्शन करना शुरू कर दिया, तो क्या होता है, अगर सारे एटम एक जैसा व्यवहार दिखा रहे हैं, ठीक है, तो हर एटम का रिस्पांस एक जैसा है, उनकी एनर्जी लेवल का रिस्पांस एक जैसा है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो एक जैसा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम नाम देते हैं होमोजीनियस ब्रॉडनिंग, बिकॉज all the atoms are responding in the same way, everything is uniform, homogeneous. इनहोमोजीनियस ब्रॉडनिंग का मतलब क्या होता है, इनहोमोजीनियस का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे जहाँ पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स आर बिहेविंग डिफरेंटली, एक सेट ऑफ आइटम दूसरी तरह से बिहेव करता है, एक सेट ऑफ आइटम दूसरी तरह से बिहेव कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, उसको इनहोमोजीनियस ब्रॉडनिंग कहते हैं। ये एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है, तो हम जरा सा लिख लें इस चीज़ को। तो जैसे कि पहला आप कहें फॉर होमोजीनियस, फॉर होमोजीनियस ब्रॉडनिंग, the mechanism for homogeneous broadening, the mechanism acts to broaden for homogeneous broadening, the mechanism of act to broaden the spectral line, is identical for each atom, so probability of absorption or emission for radiation same, इसका मतलब है so the probability, मैं बोल भी दे रहा हूँ, स्पेलिंग समझ में आए तो आप सुन लीजिएगा। so the probability of absorption, so the probability of absorption and emission, so the probability of absorption and emission of what, of radiation of certain frequency, कुछ खास फ्रिक्वेंसी के लिए, of certain frequencies is same for all atoms in the collection। जहाँ की आप स्टडी कर रहे हैं, जो एटमों कलेक्शन लिया है, उसमें क्या होगा, हम देखेंगे कि probability of absorption and emission of radiation of certain frequencies is same in all atom in the collection। तो यहाँ सेम का होने की वजह से इसको हम होमोजीनियस कह रहे हैं, ठीक है। ये इसके होमोजीनियस कहने का कारण है, why we are saying this is as a homogeneous broadening। इनहोमोजीनियस ब्रॉडनिंग में क्या होता है कि द मैकेनिज्म इज डिफरेंट, जो पूरा प्रोसेस है वो ब्रॉडनिंग का, द MECH, अरे भाई मैकेनिज्म, MECHANISM, द मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ different, the mechanism of different group of atoms show different responses for different you can say frequencies। तो पिछली बार क्या था, सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए एटम का रिस्पांस एक जैसा है, यहाँ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स का डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए रिस्पांस डिफरेंट होता है। तो इस तरह से क्या होता है, तो ये जो तो ये होता है, सो द इनहोमोजेनिटी
homogeneities of crystal, the inhomogeneities of crystal lattice, जो crystal lattice हैं, acts to shift the frequencies, acts to shift the frequency कह दो, acts to shift the frequency response and leads to inhomogeneous broadening, leads to इनहोमोजीनियस ब्रॉडनिंग। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो यहाँ पर किस तरह से इसको हम क्लासीफाई कर पा रहे हैं। तो कई बार तो क्या होता है ना कि छोटे क्वेश्चन में यही पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइन ब्रॉडनिंग एंड राइट द टाइप्स ऑफ लाइन ब्रॉडनिंग। तो आपको लाइन ब्रॉडनिंग की मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कितने तरह की लाइन ब्रॉडनिंग होती है ब्रॉडली मोटे मोटे तौर पर, वो क्लासिफिकेशन आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब अगले सेट ऑफ लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेचुरल, कोलिजनल और जो डॉपलर ब्रॉडनिंग है इनके बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है, और जो मेरा एक्सपीरियंस अगेन आई वुड से, कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का, और इस पे आपको सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इवन जो इससे पहले वाला हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन था, दैट इज़ अ लिटिल बिट लेस इंपॉर्टेंट देन दिस लाइन ब्रॉडनिंग टॉपिक। सो ये जो दो, मेरे ख्याल से अगले लेक्चर में हम वो तीनों तरह के ब्रॉडनिंग कवर कर ले जाएंगे, ब्रीफली वहाँ पर कवर कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, अगले लेक्चर को ज़रूर देखना है जहाँ पर लाइन ब्रॉडनिंग के जो टाइप हैं उनको डिटेल में पढ़ा जाएगा। और मुझे इस बात की उम्मीद लगती है कि लाइन ब्रॉडनिंग का टॉपिक और वो जो प्रकार हैं उनका एक्सप्लेनेशन वो आपसे पूछा जाएगा, बहुत चांसेस है इस बात के। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और वहाँ हम लोग लाइन ब्रॉडनिंग के वो जो नेचुरल और कोलिजनल और डॉपलर इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।